जी अगर इतने विद्वान होते, माननीय जवाहरलाल नेहरू चाचा अगर इतने विद्वान होते, उस जमाने में तो इतना छुआछूत का माहौल था, इतना ऊंच नीच का माहौल था, तो एक अछूत के बेटे से संविधान क्यों लिखवाया था? क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी विश्व विजेता थे, उनसे ज्यादा विद्वान विश्व में नहीं था। कांग्रेस के लोग अगर ये कांग्रेस पार्टी अगर उस पीरियड में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी जैसे एक नागरिक को भारत देश का प्रधानमंत्री बना देते तो हमारा देश सर्वोच्च होता, विश्व में सर्वप्रथम नंबर मिलता। साथियों, बना सकते हैं, एमएलए बना सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पद दे सकते हैं, पावर नहीं देते। सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर हम लोगों को आज इतनी रोना आता है, आज इतनी परेशानियों का सामना, आज हम ब्राह्मण समाज से लेकर के यादव, हिरपाल, बघेल, कुशवा, साक, सनी, नाय, निषाद, तेली, तमुल, वाल्मीकि समाज तक की जितनी जातियां आती हैं, आज सबके साथ समानता से बैठ सकते हैं। ब्राह्मण समाज का भाई हमारे साथ बैठता है, ब्राह्मण समाज का भाई हमारे साथ खा सकता है, बैठ सकता है, आज कंधे से कंधा मिला के चल सकता है, तो वही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के लिखे हुए संविधान की बदौलत है। देखना चाहते हैं, आखिरकार आज यहां आपने ये नीली टोपी पहन रखी है और नीला गमछा जो गले में डाल रखा है और ये नीला झंडा लेकर के आप जो चले आ रहे हैं, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, इसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। आखिरकार बहुजन समाज पार्टी की इस देश के अंदर आवश्यकता ही क्यों पड़ी? अरे भाई, इस बहुजन समाज पार्टी जैसे दल की आवश्यकता क्यों पड़ी हम लोगों को? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हमें बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले आप लोगों ने देखा होगा, हमारे बुजुर्ग लोग कांग्रेस को वोट किया करते थे और कांग्रेस ने इस देश के अंदर तकरीबन केंद्र में सत्ता मंसार राज किया और देश के सबसे बड़े प्रदेश जहां कई भगवानों ने जन्म लिया है, राम बड़े बड़े नेताओं ने जन्म लिया है, ऐसा प्रदेश उत्तर प्रदेश जिसमें कांग्रेस ने तकरीबन 38 वर्ष राज किया है। लेकिन उसकी नीति कैसी थी? गरीबी अमीरी की राजनीति करना, जातवाद की राजनीति करना, धर्मवाद की राजनीति करना, ठेकेदारी की राजनीति करना। सम्मानित साथियों, उस समय पर अगर कांग्रेस अगर बहुजन समाज के लोगों को मान और सम्मान देती, राजनीतिक हिस्सेदारी देती, तो ये बहुजन समाज पार्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती बनाने की। आवश्यकता कब पड़ी? जब कांग्रेस ने वर्षों तक हमारा वोट लिया, लेकिन हमें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी। इसके साथ साथ हमारा वोट लेते थे और इनाम में हमारे साथ जुल्म जाती होती थी, बलात्कार होता था तो बहुजन समाज की बेटी के साथ होता था, डकैतियां पड़ती थी तो बहुजन समाज के लोगों के यहाँ डकैतियां पड़ती थी, ठुकाई पिटाई होती थी तो बहुजन समाज के लोगों के साथ में ठुकाई पिटाई होती थी, जो उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी। जब जाकर के बहुजन समाज पार्टी जैसे एक दल की पार्टी की आवश्यकता पड़ी, सम्मानित साथियों, मैं अब बताना चाहूंगा, आपका जो ध्यान है लेकर के आना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, आज की बात नहीं है, हमारा देश सन 1947 में आजाद हुआ था। सम्मानित साथी कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में देश आजाद नहीं हुआ था 47 में। सम्मानित साथियों, 26 जनवरी सन 1950 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान लिख करके और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप करके उस संविधान को लागू करा करके करने का काम किया। जब जाकर के सही मायने में देश को आजादी मिली थी। सम्मानित साथियों, देश तो टुकड़ों में बचा हुआ था, ऐसे एक माला टूट जाती है तो मोती बिखर जाते हैं, उन मोतियों को एक माला में पिरोने का काम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान लिख करके और संविधान लागू करा करके इस देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना करने का काम किया। वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे और कोई और नहीं था। सम्मानित साथियों, अगर उस समय पर संविधान लिखा जा रहा था, अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ में और उस पीरियड में नेता थे, अगर वो इतने विद्वान होते
गांधी जी अगर इतने विद्वान होते, मानी जवाहरलाल नेहरू चाचा अगर इतने विद्वान होते, उस जमाने में तो इतना छुआछूत का माहौल था, इतना ऊंच नीच का माहौल था, तो एक अछूत के बेटे से संविधान क्यों लिखवाया? क्यों लिखवाया था? क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी विश्व विजेता थे, उनसे ज्यादा विद्वान विश्व में नहीं था। देश की तो बात छोड़िए, विश्व के अंदर नहीं था इतना विद्वान व्यक्ति कोई। लेकिन सम्मानित साथियों, हमारे देश के अंदर जातियों के आधार पर, धर्मों के आधार पर बांटने का काम किया। अगर सम्मानित साथियों, अगर ये कांग्रेस के लोग, अगर ये कांग्रेस पार्टी अगर उस पीरियड में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जैसे एक नागरिक को भारत देश का प्रधानमंत्री बना देते, तो हमारा देश सर्वोच्च होता, विश्व में सर्वप्रथम नंबर मिलता। साथियों, आज हम कहते हैं कि चाइना ऊपर है कि अमेरिका ऊपर है, लेकिन हमारा देश सबसे ऊपर होता। सम्मानित साथियों, तो सम्मानित साथियों, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान लिख करके उसे लागू कराने का काम किया 26 जनवरी 1950 को, जब निकल करके उन्होंने अपने बहुजन समाज के लोगों से कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, ए दुखी परेशान लोगों, मैंने आपके दुख तकलीफों की जितनी समस्याओं की, जितने भी मौलिक अधिकार थे, इस एक कानून की किताब में, संविधान में अंकित कर दिए हैं, जिनको आपको फॉलो कराने के लिए क्या करना होगा आपको कर दिए हैं। लेकिन आपको ये फॉलो कैसे कराने हैं और इस संविधान की सुरक्षा कैसे करनी है। जब सुरक्षा हो जाएगी, अगर ये सुरक्षित रहेगा, तो आगे जाकर के इसमें जो मौलिक अधिकार हैं उनका तुम फायदा ले सकोगे। अगर जो सुरक्षित नहीं रहा तो इनका फायदा नहीं ले पाओगे। तो उन्होंने कहा था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपको पहले एक अपनी राजनीतिक पार्टी यानी राजनीतिक दल बनाना होगा। जब तुम्हारा एमएलए और एमपी होगा, सीएम और पीएम होगा, जब जाकर के तुम इस संविधान की सुरक्षा कर पाओगे। और इतना ही नहीं, संविधान की सुरक्षा कर पाओगे और मैंने जो जितने भी जो मौलिक अधिकार हैं अपनी माता बहनों महिलाओं के लिए अधिकार दिए हैं, उनको लागू जब करा पाओगे, फॉलो करा पाओगे, जब तुम्हारी राजनीतिक पार्टी होगी और तुम्हारी एक सत्ता होगी, शासन सत्ता होगी। अन्यथा ऐसा नहीं हुआ तो एक दिन तुम्हारा संविधान बदल दिया जाएगा। जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग पुरजोर ताकत लगा रहे हैं, हमारे लोगों को ही अपने पास बिठा करके उनको एमएलए एमपी बना देते हैं बहुजन समाज के लोगों को। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, वो एमपी बना सकते हैं, एमएलए बना सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पद दे सकते हैं, पावर नहीं देते। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने अभी देखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एमएलए और एमपीओ को मैंने थाने के बाहर देखा है। थाने, आज तो देखा होगा सोशल मीडिया का जमाना है, वो विधायकों को देखा है कि वो मात्र एक एसपी प्रोटोकॉल में आता है, एसएसपी के पैर छू रहा है और कह रहा है एसपी साहब हमारी बात मान लीजिए, एफआईआर कर लीजिए। तो आज उनको केवल आपके लोगों को पद दे सकते हैं, पावर नहीं दे सकते भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो आप लोगों को यही देखना है कि हमें क्या चुनना है। बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार सरकार बनानी है, जब जाकर के आपका उद्धार होगा। लेकिन कैसे बनेगी? जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, इसी के साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखते लिखते विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो गए। सम्मानित साथियों, ज्यादा समय हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन रहने से पहले, जीते जी रहने से पहले उन्होंने आरपीआई पार्टी बनाई। आरपीआई पार्टी बनाने के बाद में आरपीआई पार्टी के लोगों से, अपने बहुजन समाज के लोगों से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं इस कारवां को बड़ी मुसीबतों के साथ में, बड़े अपमानित होकर के, यहाँ कर बड़ी परेशानियों के साथ में मैंने बड़ा अपमान सहन किया इस देश के अंदर। इसको मैं यहाँ तक इस मिशन मूवमेंट को लेकर के आया हूँ। इसे मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसे आप आगे ले जाना। अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सके, आगे नहीं ले जा सके, तो आप इसे यहीं छोड़ देना, लेकिन इसे पीछे जाने मत देना। फिर कोई मसीहा जन्म लेगा, फिर मेरा भाई कोई निकलेगा, फिर त्याग तपस्या देगा, परिवार को छोड़ेगा और जाकर के फिर इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा
बाबा साहब को बाल्यावस्था से लेकर के बाबा साहब की 5 वर्ष की, अब मैं ज्यादा समय लूंगा आपका, बाबा साहब जब 5 वर्ष के हो गए मेरी माता बहनों, बाबा साहब जब पैदा हुए एकदम गोरे चट्टे, बाबा साहब एक तेज था उनके चेहरे पर, अलग से दिखाई देते थे, बहुत सुंदर थे, क्योंकि प्रकृति का उनके ऊपर आशीर्वाद था। बाबा साहब जब 5 वर्ष के हो गए तो उनके पिताजी राम जी मौला जी सबकाल उनको और उनकी माता भीमाबाई को चिंता सताने लगी कि मेरा बेटा पढ़ने लायक हो गया है। जब उनके पिताजी उनको स्कूल लेकर के गए, जब उनको स्कूल लेकर के गए तो स्कूल में जाकर के प्रिंसिपल ने देखा कि ये हमारे यहाँ एडमिशन के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए आया हूँ। ने देखा गोल मटोल इतना सुंदर बच्चा, काजल लगा के आया, सुबह सुबह माँ ने लगा दिया, लंबा लंबा काजल लगा दिया, क्या है एडमिशन कराना, आओ बेटे बैठो, और गोद में लिया, फिर बैठा दिया, उनको फॉर्म दे दिया एडमिशन का। जब उन्होंने नाम लिखा, पिता का नाम लिखा, बात आती थी जाति की। जब उनसे पूछा गया कि बताइए आपका नाम क्या है, कि भीमराव नाम है अंबेडकर, आपकी जाति क्या है, जब उन्होंने बताया कि मेरी अनुसूचित जाति महार है, अनुसूचित जाति महार है, इतना ही सुनते हुए जो कांग्रेस की मानसिकता रखता था सम्मानित साथियों प्रिंसिपल, उसने वो फॉर्म को फाड़ करके फेंक दिया और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए, भद्दे शब्द बोलते हुए बाबा साहब के पिताजी राम जी मौला जी सकपाल जी को और बाबा साहब को स्कूल से भगाने का काम किया। लेकिन करते भी क्या, उनके पिताजी मन महसूस करके रह गए और चले आए, करते भी क्या, लेकिन लगी बड़ी बुरी है। और घर आकर के आए और आकर के उन्होंने अपनी पत्नी से भीमाबाई से कहा कि उन्होंने कहा कि भीमाबाई मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हुआ है, कि क्या है कि वही बीमारी है, इस देश के अंदर आदमी को मानव के समान नहीं माना जा रहा है। जब जाकर के सम्मानित साथियों दूसरे दिन फिर उनको पता चला कि अंग्रेजों का स्कूल था, वहां गए बाबा साहब को लेकर के, तो टीचर तो यहाँ के भी थे, तो बाबा साहब के एडमिशन की बात तो हो गई कि कर लेंगे, लेकिन 3-4 शर्त रखी गई कि तुम्हारा बेटा का एडमिशन हो जाएगा, तुम्हारा बेटा अन्य बच्चों से 3 मीटर दूर बैठेगा कमरे से बाहर, और घर से अपनी घर से ही टाट पट्टी लेकर के आएगा, और अन्य बच्चों के साथ में खेल नहीं सकेगा, और मटके को पीना तो दूर छू भी नहीं सकेगा। उसको अन्य बच्चा है या जो चपरासी है वो पानी पिलाने का काम करेगा। उन्हें तो आगे बढ़ना था, उन्होंने आगे शर्त मानते हुए बाबा साहब को एडमिशन दिला दिया। बाबा साहब एक दिन खाना खा रहे थे और खाना काफी चटपटा था, जब मिर्च लगी और जब पानी के लिए भागे, एक बच्चा भाग रहा है, बच्चे को क्या पता है कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो कि मैं उस घड़े को छू नहीं सकता, पानी पी नहीं सकता, अन्य बच्चों के साथ खेल नहीं सकता। तो उन्होंने भागा तो तुरंत चपरासी ने रोक दिया कि रुक जाओ यहाँ पर। और बाबा साहब को एक जो बांस है, बांस की जो फाड़ करके धुआ कर दिए जाते, वहां से दूर से पानी डाला गया और बाबा साहब को पानी पिलाने का काम किया गया। सम्मानित साथियों, इतना अपमानित किया गया तुम्हारे बाबा साहब को। तो जब बाबा साहब जब घर पहुंचते थे तो अपनी माँ से कहते थे, महाराष्ट्र में आई कहते हैं माँ को, कहते थे आई ऐसी, मुझे जा करके लिपट जाते थे कि आई मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, क्या मैं गंदा हूं, क्या है, अन्य बच्चे मुझसे खेलते नहीं, छुपते नहीं, मैं पानी नहीं पी सकता। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा ये इसी तरीके से नीति चली आ रही है, नियम यही है इस देश के, ये शास्त्रों में लिखा है, ये एक किताब में लिखा है बेटे कि तुमको इसी तरीके रहना है। देखिए 5 वर्ष के बच्चे ने क्या कहा, बाबा साहब जब उनका भीम नाम था, उन्होंने कहा ए माँ मैं इस देश के अंदर बड़ा होकर के एक ऐसी किताब लिखूंगा, एक ऐसी किताब लिखूंगा कि जिसमें हर जाति हर धर्म का बच्चा एक दूसरे के साथ खेल सकेगा, पानी पी सकेगा, साथ में पढ़ सकेगा, एक दूसरे सब मिलजुल करके रह सकेंगे। जिसका नाम उन्होंने करके रख दिया, जिसका नाम है किताब का नाम संविधान। अपने बच्चा अगर पैदा होता है तो अपने बच्चे का नाम संविधान रखो। मैं बता रहा हूं आज आप लोगों को, इतनी मुसीबतें बाबा साहब ने सहन की थी। सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर हम लोगों को आज इतनी रोना आता है, आज इतनी परेशानियों के सामना, आज हम ब्राह्मण समाज से लेकर के यादव हिरपाल बघेल कुशवा साग सनी नाय निषाद तेली तमुर वाल्मीकि समाज तक की जितनी जातियां आती हैं,
आज सबके साथ समानता से बैठ सकते हैं। ब्राह्मण समाज का भाई हमारे साथ बैठता है, ब्राह्मण समाज का भाई हमारे साथ खा सकता है, बैठ सकता है, आज कंधे से कंधा मिला के चल सकता है, तो वही डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के लिखे हुए संविधान की बदौलत है। तो सम्मानित साथियों, बात यही नहीं रुकी, ये आगे चलता रहा। बाबा साहब ने दुखी होकर कहा था कि मुझे बड़ा अपमानित किया गया है। जब सन 1930, 31, 32 लंदन में जाके लड़ाई लड़ रहे थे, आज महिलाएं सुबह से जाके बासरों करती रहती हैं और हमारी माएँ तो 100% नहीं मांगती हैं। उनको मैं कहना चाहूंगा, मेरी माओ, आपको अगर सुबह सुबह पूजा करनी चाहिए तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की करनी चाहिए, चाहे वो हमारे ब्राह्मण समाज की माँ है, चाहे क्षत्रिय समाज की माँ है, चाहे हमारी वो वैश्य की है, चाहे यादव, हीरपाल, बघेल, कुशवाहा, साक्सनी, नायन, सातम, जो भी हमारी इसमें जननी थी, उनको जो मौलिक अधिकार दिए पढ़ने लिखने के और नौकरियों के, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की बदौलत है। हिंदू कोड बिल को पढ़ना, जाकर के लंदन में वो लागू कराने का काम, जब वहां के यहीं के नेता गए थे, उन्होंने कहा महिलाएं तो महलों तक सीमित हैं। बाबा साहब ने कहा था ये गलत है, माँ एक जननी है, माँ भगवान है, सही मायने में जन्म देती है और उसके बगैर कुछ नहीं, उसको पुरुषों के बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। अगर पुरुष रेलगाड़ी चलाएगा तो महिला भी हवाई जहाज उड़ाएगी। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की बदौलत है और किसी की बदौलत नहीं है। तो सम्मानित साथियों, हमारा 6 दिसंबर सन 1956 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने शरीर त्याग दिया, हमें छोड़ करके वो चले गए और जाने के बाद में साथियों कह गए थे कि इस कारवां को आगे बढ़ाना, लेकिन पड़ा वहीं छोड़ गए थे। सम्मानित साथियों, और जो RPI पार्टी जो बनाई थी, RPI जो पार्टी बनाई थी, उनसे जो कहा था उनके लोग उल्टा कर दिया 8-8 टुकड़ों में। वही महाराष्ट्र के लोगों ने उस RPI पार्टी को बेचने का काम किया। सम्मानित साथियों, उसको तोड़ने का काम किया, उसको चलाया नहीं, एक भी बार सरकार नहीं बनी, ना ही उसको आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, फिर जाकर के सम्मानित साथियों 15 मार्च 1934 को 15 मार्च सन 1934 को पंजाब प्रदेश के रोपड़ जिले खवासपुरा गांव नलिहान मूंगा में जन्मे मानवर काशीराम साहब ने जन्म लिया। साथियों, BSc तक पढ़ाई की उन्होंने। साथियों, दूसरी नौकरी महाराष्ट्र के पुणे में की, एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज में अनुसंधान अधिकारी बने। साथियों, एक वहां घटना घटी। साथियों, घटना घटी उन्हीं के विभाग में, एक वाल्मीकि समाज के, और थोड़ा समय और लूंगा आपका, वाल्मीकि समाज के दीना भानाजी नाम के एक चतुर्थ श्रेणी में जो चपरासी कहते हैं, बहन जी ने उसका भी नाम अपनी सरकार में बदल दिया, सहयोगी पद नाम से रख दिया उसको। अखिलेश यादव ने उसको फिर बदल दिया। साथियों, दीना भानाजी अपनी टीम के साथ में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए छुट्टी लेने के लिए गए। अप्रैल का महीना आ गया तो कांग्रेस की मानसिकता रखने वाले एक जो उसमें अफसर थे उनके पास गए अपनी टीम लेकर के। उनसे कहा कि साहब हमें छुट्टी दे दीजिए, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की हम जयंती मनाना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने भद्दी भद्दी शब्दों में उनको भगाने का काम किया। जाओ, राजनीति की बात करते हो, भागो यहाँ से, भगाने का काम किया। जब उनको पता पड़ा कि एक बहुजन समाज से पंजाब से आए हुए जिनका नाम काशीराम है, वो भी अफसर हैं, उसी ओहदे पर हैं, हम उनके पास जाते हैं। जब माननीय दीना भाना वाल्मीकि जी जब उनके पास गए और जब उनसे कहा कि साहब हमें छुट्टी दे दीजिए, ये हमारी अर्जी है और छुट्टी दे दीजिए, हम बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं, तो एक पल के लिए उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये मोर राजनीति के पछड़े में मत डालिए। जैसा कि माननीय आदित्य जी आज हमारे समाज से बड़ी बड़ी नौकरियों में जाकर के बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी फार्म हाउस और बड़े बड़े कोठियां बना रखी हैं, लेकिन उनके यहाँ एक भी बाबा साहब की मूर्ति नहीं मिलेगी। अगर मूर्ति, अगर तस्वीर मिलेगी तो वही कार्यकर्ता गरीब के यहाँ मिलेगी, वही पूजता है। इसी तरीके से उस पीरियड में सम्मानित साथियों, जब तक मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि मैंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा है, तो उन्होंने एक पल के लिए कहा भाई राजनीति की बात मत करो। लेकिन जब दीना भानाजी ने ऊर्जा दी और माननीय दीना भानाजी ने मानवर काशीराम साहब से कहा कि मानवर साहब, काशीराम साहब, आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आपको जो नौकर चाकर मिले हुए हैं, ये नौकरी मिली हुई है, ये वही डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की बदौलत है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। ये मैं किताब देता हूं बाबा साहब की, पहली किताब उन्होंने बाबा साहब की उनको भेंट की
तो जब काशीराम साहब को यह पता पड़ा कि एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी इतनी जानकारी रखता है, तो मुझे भी इस जानकारी को प्राप्त करना होगा। तो उन्होंने छुट्टी दी और बाबा साहब की जयंती मनी। फिर जाकर के वो जो गलत मानसिकता रखते थे उनके पास में उन्होंने कहा कि दीना भाना जी की पिटाई करो। जब दीना भाना जी की पिटाई करो, जब बात काशीराम साहब के कानों कान पड़ी, काशीराम साहब 6 फुट के गोरे चट्टे सुंदर व्यक्ति थे। उन्होंने दफ्तर में जाके कहा कि मैंने सुना है कि कोई कह रहे हैं कि दीना भाना की पिटाई करनी है। अगर किसी ने दीना भाना की तरफ आंख उठा करके देखा, अगर हाथ उठाया, तो उसका हाथ तोड़ के उसके हाथ में दे दूंगा। ये काशीराम साहब ने कहा है अपनी किताब में, मैंने पढ़ा है। तो सम्मानित साथियों, बात आगे बढ़ती गई। मानवर साहब ने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया। आज हम में से जो पद ले लेते हैं वो पार्टी की रीति नीतियों को नहीं पढ़ते, बहन जी को नहीं पढ़ते, काशीराम साहब को नहीं पढ़ते, बाबा साहब को नहीं पढ़ते, ओबीसी में से महात्मा ज्योतिराव फुले को नहीं पढ़ते, सतपति साहू जी महाराज को नहीं पढ़ते, नारायण गुरु को नहीं पढ़ते, पैराराम स्वामी को नहीं पढ़ते, तो अपने वोट को बेच करके बेच आने का काम करते हैं, चले जाते हैं। तो सम्मानित साथियों, बात आगे बढ़ती गई। जब काशीराम साहब ने उनको पूर्ण रूप से पढ़ लिया, तो उन्होंने कहा इस देश के अंदर इतनी परेशानी, इतनी कठिनाइयां भुगती हैं कि इंसान ने, जिनका नाम बाबा साहब था, मैं भी आज प्रण लेता हूं। उन्होंने अपने एक लेटर लिखा अपने गांव के लिए, अपनी माँ के लिए। इनकी माँ का नाम यानी बिशन कौर था, रख दीजिए इनको अभी आराम से। उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय हरि सिंह जी था। उन्होंने लिखा, ए माँ, आज के बाद में मैं घर वापस नहीं आऊंगा। विधायक की लड़की से रिश्ता तय हुआ, उस रिश्ते को तोड़ देना। मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, विवाहित रहूंगा। मैं अपने नाम कोई संपत्ति नहीं रखूंगा। शेष जीवन, मेरा बचा हुआ जीवन फूले और अम्बेडकर के नाम करूंगा। सम्मानित साथियों, उसी दिन उन्होंने प्रण ले लिया, कसम खा ली और वो चल दिए। सबसे पहले मानवर काशीराम साहब ने 78 में, सम्मानित साथियों, यानी 78 में उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद में वाम सेव का गठन किया। साथियों, वाम सेव का गठन किया, साइकिल लेकर के चल पड़े और चलते चलते तमाम परेशानियां भुगती मानवर काशीराम साहब ने। उसके बाद में सन 1981 में, सम्मानित साथियों, सन 1977 में एक दिल्ली के प्रोग्राम में माननीय बहन जी से मुलाकात हुई। आज हमारे साथी कहते हैं कि बहन जी को पार्टी बना करके दे दी। सम्मानित साथियों, माननीय बहन जी ने मानवर काशीराम साहब को पितातुल्य अपना गुरु मान करके सन 1977 में अपना परिवार छोड़ करके, तमाम अपने विरोध सहन करते हुए परिवार का, और माननीय बहन जी ने घर छोड़ करके सन 1977 में मात्र 21 साल की थी, उन्होंने मानवर काशीराम साहब के कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़ने का काम किया। और सन 1981 में DS4 और उसके बाद में बहुजन वॉलंटियर फोर्स का गठन करने का काम किया। सम्मानित साथियों, आगे बढ़ते गए, कारवां बढ़ता गया। और जब हमारा जो पवित्र दिन है 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की नींव रख दी, बहुजन समाज पार्टी की, यानी पार्टी का गठन कर दिया। सम्मानित साथियों, फिर कारवां आगे नहीं बढ़ा, रुका साथियों, आगे बढ़ता गया। एक दिन मानवर काशीराम साहब साथियों काम कर रहे थे, निकल रहे थे, एक जिस घर में रहते थे उस घर में देखा कि काम कर रहे थे, उसमें उनकी रसोई में राशन पानी खत्म हो गया। सम्मानित साथियों, राशन पानी खत्म हो गया तो उनके साथियों ने कहा कि मानवर साहब, राशन पानी, दाल पानी सब खत्म हो गया है, आटा कुछ नहीं बचा है। तो काशीराम साहब ने कहा, तो क्या करेंगे, भूख लग रही है। कि कोई बात नहीं, हमारे देश के अंदर महिलाओं को, बहन बेटियों को 9 दिन यानी व्रत रखती हैं, तुम 1-2 दिन भूखा रह लो, हवा पानी खाओ, कोई बात नहीं, कारवां आगा बढ़ाओ। ऐसी मानसिकता थी मानवर काशीराम साहब की। साथियों, यह भाषणबाजी नहीं हो रही है, वही बताई हुई और मानवर काशीराम साहब की बात बताई जा रही है आप लोगों को, क्योंकि बताना जरूरी है। ऐसा महापुरुष कभी कभी पैदा होता है साथियों। तो सम्मानित साथियों, कुछ लोगों की भूख सहन करी, कुछ ने नहीं करी, इधर उधर निकल गए। और काशीराम साहब को दूसरे दिन फिर विजिट पर निकलना था, उनको भी भूख लगी, नहा धो करके और वो रसोई की तरफ गए। तो उसमें देखा हुआ कनस्तर होता है, उसमें भूसी पड़ी रहती है, आटा छान करके उसमें भूसी पड़ी थी और सूखी हुई एक रोटी पड़ी थी, सूखी हुई फफरूद रही थी। काशीराम साहब की उस रोटी की तरफ नजर पड़ी और रोटी की तरफ देखा, इधर भूख सता रही थी कि मुझे दूर जाना है,
और पता नहीं मैं कितने खन आऊँ वहाँ से, कितने टाइम आऊँ, कितना टाइम लग जाए। साथियों, मानवर काशीराम साहब ने उस रोटी को उठाया, उठा करके पानी लिया गिलास में, उस रोटी को तोड़ करके उस गिलास में बोर बोर करके गला करके उस रोटी को खा लिया, और खाने के बाद में उस पानी को पी लिया। मानवर काशीराम साहब ऐसे नेता थे हमारे, और आगे चल पड़े, और आगे चल करके ऐसा एक दल तैयार कर दिया। आज अगर कोई रैली चलती है, अगर कोई प्रत्याशी रैली अगर ले जाता है, बहन जी रैली करती हैं, तो मेरे समाज के लोग सबसे पहले कहते हैं कि व्यवस्था क्या है, व्यवस्था बताइए। हमारी आंखों में शर्म आनी चाहिए कि हम ऐसी बात करते हैं। एक समय था, ऐसे बुजुर्ग सीनियर साथी बैठे हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करके रैलियों में जाते थे। बहुजन समाज पार्टी जैसी 4 बार सरकार बनाई, माननीय बहन कुमारी मायावती जी को इस सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज हमारा युवा भटक रहा है सम्मानित साथियों। तो यही कहना चाहूंगा कि हमें युवाओं को सबसे ज्यादा समझाना है। 84 में ही मौका मिला, चुनाव आ गया, बहन कुमारी मायावती जी को लोकसभा का चुनाव हुआ साथियों, कैराना लोकसभा सीट से माननीय बहन जी ने चुनाव लड़ा साथियों। व्यवस्था नहीं थी, बहन जी बोली मानवर काशीराम साहब, ये कांग्रेस के लोग हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर, एम्पाला और एमिस्टर से इनके पास तमाम सुविधाएं हैं, हमारे पास ये नहीं है, हम कैसे लड़ेंगे। एक डिब्बा ले लो बेटा, डिब्बा ले लो, डिब्बा पे लिख दिया कि एक वोट के साथ में एक नोट भी दे देना, और उसी का आप लोगों ने पालन किया और आगे बढ़ते गए। बहन कुमारी मायावती जी 46,000 वोट लेकर के आई। कितना लेकर के आई? 46,000 वोट लेकर के आई, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। मेरे युवा साथी नीला पट्टा डाल लेते हैं, कहते हैं कि बहन जी ने क्या किया, नीचे नहीं उतर रही है जमीन पर। अरे अपनी जानकारी बढ़ाओ। उस बहना ने उस समय तो उच्च कोटि में भी जो सरगुण संपन्न थे, उनकी भी बहन बेटियां बाहर नहीं निकलती थी। उस जमाने में तुम्हारी बहना ने, हमारी बहना ने, हमारी नेता ने, बहन कुमारी मायावती ने घर को छोड़ करके हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। 40,000 वोट लेकर के आई। 85 में चुनाव फिर हुआ साथियों, फिर बिजनौर से चुनाव लड़ी, फिर 76,000 वोट लेकर के आई, लेकिन हार का सामना फिर करना पड़ा सम्मानित साथियों, फिर हार का सामना करना पड़ा। और रो गई और काशीराम साहब से बोली कि हम इनसे कैसे मुकाबला करेंगे। मानवर काशीराम साहब राजनीतिज्ञ थे, चाणक्य नीति जानते थे। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो माया, 46 से 76 पर आ गई हो, आगे देखते जाओ क्या होता है। तीसरी बार फिर सम्मानित साथियों, फिर 87 में मौका मिला। हरिद्वार से मीरा कुमारी चुनाव लड़ रही थी, जगजीवन राम की बेटी जो बहुजन समाज से ही थे, जगजीवन राम, उनको बाबा साहब के सामने खड़ा कर दिया बार बार, वो नीचा दिखाने के लिए। उनकी बेटी लड़ रही थी, बहुत पैसे वाली थी। एक तरफ माननीय बहन जी गरीब स्थिति में चुनाव आप लोग लड़ा रहे थे, लेकिन उसमें भी सम्मानित साथियों 1,36,350 वोट लेकर के आई बहन कुमारी मायावती जी। बढ़ता गया जनाधार, जुड़ते गए हिंदू मुसलमान। ऐसी कोई जाति नहीं थी बहुजन समाज में, और ऐसे कोई मुस्लिम नहीं थे जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया हो, लेकिन हार का सामना फिर भी करना पड़ा सम्मानित साथियों। लेकिन फिर मौका मिला सन 1989 में, सन 1989 में लौट करके बिजनौर से फिर मौका मिला सम्मानित साथियों बहन कुमारी मायावती जी को। सम्मानित साथियों 1,90,000 वोट लेकर के आई, और देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की दलितों में से सबसे पहले लोकसभा में जाने का काम किया, जीत करके आई बहन कुमारी मायावती जी। हरभजन सिंह लाखा पंजाब से, रामकृष्ण यादव आजमगढ़ से 3 सांसद जीत करके आए थे साथियों। 7 चुनाव होता था, और उसके बाद में हमारे 13 विधायक जीत करके आए। तो जब जाकर के मानवर काशीराम साहब ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था, ए मीडिया वालों, मीडिया बंधुओं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप मेरी बात नहीं रखते, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ देने के लिए नहीं है। मैं एक गरीब पार्टी से हूं,
और मैं आपको कुछ दे नहीं सकता सिवा सम्मान के। आज काशीराम साहब जब चुनाव काशीराम लड़ता था, कहते थे काशीराम साहब कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था और जब मैं टूटी साइकिल पे चलता था तो कांग्रेस के लोग कहते थे कि देखो ये टूटी साइकिल पे चलता है काशीराम, ये राजपाट की बात करते हैं। जब काशीराम साहब का नारा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये 3-13 में राजपाट की बात करता है। तो जब काशीराम साहब ने कहा था कि कांग्रेस के लोगों, काशीराम देश के सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में 3 में बैठा है और इस देश के सबसे बड़े प्रदेश, सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में 13 में बैठा है। तो 3 और 13 की कहावतें पूरी हुई, प्रकृति ने भी साथ दिया और सर्व समाज ने आप लोगों का साथ दिया। फिर कारवां पीछे नहीं मुड़ करके देखा, आगे बढ़ता गया। सम्मानित साथियों, बात यही खत्म नहीं हुई साथियों, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी सरकारें बनाई। आज तक सुरक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ, चिकित्सा की तरफ, शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आगे कारवां बढ़ता गया। आप लोगों ने देखा होगा सम्मानित साथियों कि आगे बढ़ करके आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले जो पार्टी बाद में बनी, समाजवादी पार्टी बाद में बनी, उनके नेता हैं लंबे लंबे कुर्ता वाले। उनसे अगर पूछ लिया जाए कि तुम्हारी पार्टी का गठन कब हुआ था तो बता नहीं पाते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो एक एक कार्यकर्ता बूथ तक का उसको पता पूछ लो कि तुम्हारी पार्टी का गठन कब हुआ था, आपकी नेता कौन है, तो बताएंगे हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी है और हमारी बहुजन समाज पार्टी का गठन सन 1984 को 14 अप्रैल 1984 को गठन हुआ था, बनी थी। सम्मानित साथी, उनकी सबसे पहले उनकी सरकार बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया और बनाते समय माननीय साहब ने कहा था, ए मुलायम सिंह जी, मैं आपको मुख्यमंत्री बना रहा हूं, समर्थन दे रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं बहुजनों में भी जो जिस समाज से मैं ताल्लुक रखता हूं, मेरा समाज कमजोर है, सदियों से हजारों वर्षों से उसको सुख सुविधा से सभी से वंचित रखा गया है, कमजोर वर्ग है, उस पर जुल्म जाति होती चली आई है। तुमको उनकी सुरक्षा का ध्यान करना होगा, उनकी तरफ ध्यान देना होगा। उसका उल्टा कर दिया। माननीय मुलायम सिंह जी ने अपनी सरकार में सबसे ज्यादा और बहुजनों के ऊपर जुल्म और अत्याचार बढ़ गए। वो आप सब लोगों को कहानी पुराने लोगों को पता है। जब माननीय काशीराम साहब को, परमादरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी को ये जब मालूम हुआ, कई बार अवगत कराया माननीय मुलायम सिंह जी को कि आप अपने लोगों को रोको, आप गुंडे मत कराओ, क्योंकि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले उस सरकार में इतना अपराध होता है कि जिसका जवाब नहीं। आप लोगों ने देखा है सम्मानित साथियों, सबसे पहले जमीनें हड़पी जाती हैं, बलात्कार होते हैं, डकैतियां पड़ती हैं, छिनैती होती हैं, वो सब काम शुरू हो गए साथियों। तो जब वो नहीं माने तो जब माननीय काशीराम साहब ने आदेश दिया परमादरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी को कि समर्थन वापस ले लो, वीवीआईपी गेस्ट हाउस, स्टेट गेस्ट हाउस में लखनऊ में अपने विधायकों को बुला करके तत्कालीन बैठक बुलाई और सरकार को घेर दिया और समर्थन वापस ले लिया। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने भड़क गए, उन्होंने बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में जाकर के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में हमारी नेता, हमारी बहन कुमारी मायावती जी, हमारी रहनुमा, उनके ऊपर और अन्य जो विधायक थे उनके ऊपर हमला कर दिया। उनकी हत्या करने की पूरी पूरी साजिश रची गई। सम्मानित साथियों, जैसे तैसे सब समाज में सब तरह के लोग होते हैं। जब कुछ लोगों ने आगे हाथ बढ़ाया, जब जाकर के माननीय बहन कुमारी मायावती जी को, जब एक ब्राह्मण समाज के ये जब जाकर के एक व्यक्ति निकले, जब जाकर के उन्होंने जैसे तैसे माननीय बहन जी की जान बचाई और बहन जी की जान बची। और दूसरे ही दिन सम्मानित साथियों, अन्य पार्टी के, विपक्षी पार्टी के लोग बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्होंने कहा था कि आप हमारी पार्टी को समर्थन दे दो, हमारी सरकार बनवाओ, हम सब सही कर देंगे। लेकिन बहन जी ने कहा, माननीय बहन जी ने, माननीय काशीराम साहब ने, हम अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। हम अपने जो बहुजन समाज के बोर्ड से हमारे जो विधायक जीत करके आए हैं, हम उनको नहीं बेचेंगे, गलत हाथों में नहीं देंगे, नहीं, हम समर्थन देंगे।
लेकिन हम मुख्यमंत्री हम स्वयं बनेंगे। जब जाकर के उनके पास कुछ नहीं था, उनको पता था कि समाजवादी पार्टी के गुंडों की दवाई केवल बहन कुमारी मायावती जी के ही पास है। जब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, बुजुर्गों ने, उन्होंने बहन जी के हाथ में कमान दे दी, समर्थन दे दिया। बहन कुमारी मायावती जी 3 जून 1995 को सबसे देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वो आज तक किसी ने नहीं देखा। जब आप लोगों ने देखा, सबसे पहले डीएम कलेक्टरों को और एसपीओ को तत्कालीन बैठक बुलाई, उसमें उन्हें आदेश दिया इस देश प्रदेश के अंदर रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों की, जो खास करके जो कमजोर वर्ग है, उसकी सुरक्षा की गारंटी देने का काम किया। तो उनकी सुरक्षा देनी होगी, रोजगार देना होगा। सभी अधिकारियों को बुलाया और उन लोगों की देखभाल करनी पड़ेगी। जितने भी गुंडे माफिया हैं उनकी लिस्ट बनाइए। अपने एसपी से कहा लिस्ट बनाइए, उनको सबको जेल में डालिए। लाखों की संख्या में 3 जून 1995 वाली सरकार में हमारी बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी। लाखों की संख्या में जो अपराधी थे उनको प्रदेश के अंदर जेलों में डालने का काम किया। और जो लोग रह गए थे उधर, जो छुपक के भाग गए थे चूहों की तरह, वो प्रदेश छोड़ करके भाग गए। उनको पता हुआ कि शासन इसको कहते हैं। आज जो भी किसी भी पार्टी में काम करते हैं वो अपने दिल पे हाथ रख करके बताएं कि बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल कैसा रहता है, बहन कुमारी मायावती जी कैसा शासनकाल चलाती हैं। वो आप सबने देखा है सम्मानित साथियों। लेकिन उन्होंने ज्यादा दिन नहीं चलने दिया। सबसे ज्यादा दुखी परेशान लोग थे। उसमें पूछा गया कि सबसे ज्यादा दुखी परेशान कौन है दलितों के साथ में, तो मुस्लिम समाज भी था। उनके लिए सबसे पहले वजीफा चालू करने का काम किया। इनकी माएँ लोभ में बच्चों को भेजेंगी, धीमी धीमी आदत पड़ जाएगी, पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। सम्मानित साथियों, बात चलती गई, 4.5 महीने चलती थी। सरकार को घेरने का काम किया उन्होंने सोचा कि हमारे उंगली का इशारा मानेंगे, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी को ये मंजूर नहीं था। बहन जी बहुत होशियार हैं, बहन जी शासन करना जानती हैं। सम्मानित साथियों, दूसरा 21 मार्च 1997 को दूसरी वो भी लंगड़ी सरकार बनी। बहन जी का शासनकाल आप लोगों ने वो भी देख लिया। तीसरी सरकार 2002 में बनी। सम्मानित साथियों, तीनों लंगड़ी सरकारें बनी हमारी। जो बनवा देते थे सरकार बनवाते थे, लेकिन काम नहीं करने देते थे, उंगली का इशारा अपना करते थे। लेकिन माननीय बहन जी को ये मंजूर नहीं था। बहन जी कहती थी हम सरकार चलाना जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि तीसरी सरकार में कि आज के बाद में एक रैली बुलाई और रैली में कहा बहन जी ने कि आज के बाद में हम कोई समझौता नहीं करेंगे, हम अब आज के बाद में रीति नीति चेंज करेंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहन जी ने कहा कि ब्राह्मण से लेकर के वाल्मीकि समाज तक जितनी भी जातियां आती हैं सभी को मान और सम्मान दिया जाएगा, सभी को राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाएगी। उसी के हिसाब से टिकटों का वितरण किया गया। तो आप लोगों ने देखा, बहन जी ने कहा कि ब्राह्मण से हमने शुरू किया कि सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी अगर कौम है तो ब्राह्मण समाज है। एक ब्राह्मण 100 लोगों को समझाने का काम करता है, बुद्धिजीवी कौम है। सम्मानित साथियों, तो बहन जी ने ब्राह्मण से लेकर छत्री और वैश्य, यादव, हीर, पाल, बघेल, कुशवाहा, किसनी, नाई, निषाद, तेली, तमोली, जाटव, चमार, दूसिया, मुचिया, वाल्मीकि, भंगी, जितनी भी जातियां आती थी, सम्मानित साथियों सभी को मान और सम्मान देने का वादा किया। उसी के हिसाब से टिकटें भी दी गई। और 2007 में आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, सर्व समाज के सहयोग से बहन जी ने नारा दिया था कि सर्व समाज के सम्मान में और बीएसपी मैदान में। तो सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी की चौथी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। सम्मानित साथियों, तो इसी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में मायूसी छाई हुई है। मैं आप लोगों के बीच में विक्रम सिंह या कह के जाता हूं, पेशे से एडवोकेट हूं, मैं आगरा का रहने वाला हूं। आपके यहाँ कोऑर्डिनेटर बनकर के माननीय बहन जी ने मुझे यहाँ बना करके भेजा है। आप लोगों के बीच में बहन जी की पार्टी की रीति नीति बताने के लिए मैं बताना चाहूंगा। आज जो जितने भी महापुरुष हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले से लेकर के
छत्रपति कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज नारायण गुरु ओबीसी समाज के हैं। ये एससी समाज से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मानवर काशीराम साहब जी, बहन कुमारी मालती, आज जो महापुरुषों को इनके नामों को जो जिंदा रख रखा है, ये बहुजन समाज पार्टी ने जिंदा रख रखा है। उनका अगर कोई नाम लेता है, मैं तो बुद्ध तक की बात करता हूं, बुद्ध को भी आज अगर किसी ने जिंदा रखा है उनके नाम को, तो बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने उनका नाम जीवित रख रखा है। लोगों ने कब तक बहुजनों का नाम, बहुजनों का इस देश में जन्मे संत गुरु महापुरुषों का नाम मिटा दिया होता। सम्मानित साथियों, बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं, इस देश के अंदर जितने भी सर्व समाज के, बहुजन समाज के ही नहीं, सर्व समाज के जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया है और जितने भी महान योद्धाओं ने जन्म लिया है, हम उनका तहे दिल से सम्मान करते हैं। अगर हम किसी समाज के महापुरुष या योद्धा का सम्मान नहीं कर सकते तो हम अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। तो बहन जी ने अभी कुछ दिन पहले आगरा के एक समाजवादी पार्टी के, जाति विशेष के नहीं, समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने जो टिप्पणी की थी राणा सांगा जी के ऊपर, उस पर बहन जी ने ट्वीट किया था, देश के लिए जो लड़ाइयां लड़ी सर्व समाज के योद्धा महापुरुष, उन पे हमें कोई भी अधिकार नहीं बनता कि उनके प्रति हम कोई टीका टिप्पणी करें। हमें सबका मान और सम्मान करना चाहिए। ऐसी है हमारी बहन कुमारी मायावती जी। सम्मानित साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, सम्मानित साथियों ज्यादा नहीं, मैं 10 मिनट और लेना चाहूंगा। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आप लोगों को क्या रीति नीति मिली? आज लोग कहते हैं क्या कर दिया बहन कुमारी मायावती जी ने, क्या दे दिया बहुजन समाज पार्टी ने? तो बताऊंगा। सबसे पहले बहन जी ने सुरक्षा देने का काम किया सुरक्षा देने का काम किया। दूसरे नंबर पर शिक्षा देने का काम किया। शिक्षा से आगे बढ़ सकते हो साथियों, थोड़ी देर और लूंगा। शिक्षा से आगे बढ़ सकते हो, रोजगार देने का काम किया बहन कुमारी मायावती ने करके दिखा दिया। सबसे पहले माननीय बहन कुमारी मायावती ने बहुजन समाज में, चाहे कोई सांसद है, चाहे कोई एमएलए है, जिसने अगर कोई अपराध किया है तो उसमें पुलिस की हिम्मत नहीं है उसको छूने की, तो बहन जी ने अपने यहाँ बुला करके उसको, कप्तान को बुला के सांसद तक को अरेस्ट करा करके कानून के हवाले करने का काम किया। ऐसी है हमारी बहन कुमारी मायावती जी। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं।